सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न और बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। और सुबोध कुमार जायसवाल का नाम आपने पहले जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये हमारे सीआईएसएफ के प्रमुख हैं और उससे पहले ये मुंबई पुलिस कमिश्नर थे और अब ये सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। बाकी सुनीत शर्मा अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। अभी सीबीआई से आपको याद होगा, सीबीआई के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया था। क्या नाम था उनका? रंजीत सिन्हा। सीबीआई मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? डीपी कोहली थे। याद रखना, जो सीबीआई है ना, ये पहले गृह मंत्रालय के अधीन आता था और वर्तमान में ये कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अंदर आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। संजय कोठारी का नाम याद रखो, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। यशवर्धन सिन्हा का नाम याद रखो, मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। और सुशील चंद्रा अभी नए बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये नाम सारे याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इजराइल ने नए मोसाद प्रमुख किसे बनाया है? तो आंसर होगा डेविड बार्निया को। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने डेविड बार्निया को देश की जासूसी एजेंसी है मोसाद, उसका नया प्रमुख नियुक्त किया है। अच्छा, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है? उनका नाम भी याद रखो, अरविंद कुमार है। और इन दोनों का नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब इन दोनों का नाम न्यूज में था। इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी बिल नेल्सन ये नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 14वें नंबर के। जैन गुडॉल की बात करेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। और वीना जॉर्ज केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी है ये। देखो, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम हो गई, करेंसी इजरायली न्यू शेकेल है, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इसराइल ने ही केरल की जो सौम्या संतोष है उनको मानद नागरिकता देने का फैसला किया था। एक और पॉइंट याद रखो, आपसे पूछा जाएगा अगर कि अल अक्सा मस्जिद कहां पर है, तो जेरूसलम इजराइल में है। बताइए, अभी किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस.एन. श्रीवास्तव को। तो अभी एस.एन. श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वैसे तो ये अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन अभी इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया गया। बाकी रेखा मेनन नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी। और अरुण कुमार सिंह ये बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। और रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने। बताइए, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जगजीत पवाड़िया को। तो भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त जगजीत पवाड़िया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से वे इसकी अध्यक्ष बनने वाली तो पहली भारतीय और विश्व की दूसरी महिला बन गई है। अच्छा, यह याद रखो आप, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। बाकी प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। वीना जॉर्ज केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी। और वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी थी, ये याद होगा आपको। फिर बताइए, हाल ही में सीरिया के फिर से राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा बशर अल असद। तो चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद ये सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए। ये सन 2000 से ही सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो सीरिया एक मिडल ईस्ट कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? दमेस्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड। प्रेसिडेंट फिर से बन गए बशर अल असद। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। 1967 में सीरिया के किस क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था? गोलन हाइट्स पे। और जो सीरिया है ना, इसकी सीमा किस सागर से लगती है? तो भूमध्य सागर से। बाकी अनाटोल कोलिनेट माकुसो की बात करेंगे, कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने। और डेनिस ससो नगेसो ये कांगो गणराज्य के प्रेसिडेंट बने थे। और गुइलर्मो लैसो इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने ये। फिर बताइए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय जिसे कहते हैं लिव्र
संग्रहालय लिव्र म्यूजियम, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा लॉरेंस डेस्कॉर्स। अच्छा, यहाँ से एक सीधा साधा प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम जिसे आप बोल रहे हो, जिसका नाम है द लिव्र, ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम भी है। और देखो, मोनालिसा की पेंटिंग आपने देखी होगी, वो इसी म्यूजियम में रखी है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है लॉरेंस डेस्कॉर्स। इस म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1793 में, तो इसको अभी तक 228 साल हो चुके हैं और 228 साल में पहली महिला प्रेसिडेंट हैं ये लॉरेंस डेस्कॉर्स। और ये म्यूजियम कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। आपको याद है 2024 में जो ओलंपिक होंगे, जो कि समर ओलंपिक होंगे, ये पेरिस में ही होंगे। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा और फ्रांस के लियोन में आपको इंटरपोल का हेडक्वार्टर मिलेगा। बाकी देखो, एंड्रिया मेजा, कैसे याद किया था? मेजा आ गया इनको। क्यों मेजा आ गया? क्योंकि बन गई है मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता, मैक्सिको की रहने वाली है ये। मार्था कूम नाम याद रखो, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एनगोजी ओकोंजो-इवेला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं ये, और पहली अफ्रीकन भी हैं इस पद पर आने वाली। वैसे ये नाइजीरिया से हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, किसे वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम को। तो अभी BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और वैसे ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। बाकी TV सोमनाथन की बात करेंगे तो ये अभी वित्त सचिव बने, फाइनेंस सेक्रेटरी। तरुण बजाज ये राजस्व सचिव बने, यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। और अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव बने हैं। अच्छा बताइए, दक्षिण सूडान गणराज्य रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विष्णु कुमार शर्मा को। साउथ सूडान में भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर बने हैं ये। बाकी अरुण रस्ते नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD CEO बने। S रमणा ये अभी सिडबी के CMD बने, और रमणा से आपको ये रमणा भी याद होंगे, NV रमणा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 48 नंबर के। देखो, साउथ सूडान की कैपिटल जूबा है, करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड, प्रेसिडेंट है सल्वा किर नाम है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत पद से हटा दिया गया? तो आंसर होगा रणदीप हुड्डा को। एक्चुअली रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 2012 की बात है, जिसे अभी ट्विटर पर एक व्यक्ति ने शेयर किया और उनकी काफी आलोचना हो रही है, और उसी कारण से अब संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत के पद से इनको हटा दिया गया। यानी कि ये एम्बेसडर थे कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, और ये अब एम्बेसडर नहीं रहे। इन्हें 2020 फरवरी में ही 3 सालों के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हुई है ना, तो इसका स्थापना हुआ था 5 जून 1972 में। यही कारण है कि हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी, केन्या में। और केन्या से एक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं अभी, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? मार्था कूम बनी है, और इसके प्रेसिडेंट है एंगर एंडरसन। अच्छा बताइए, अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ये वैसे तो CRPF के डायरेक्टर जनरल है, और अभी इन्हीं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये YC मोदी की जगह लेंगे, जो अभी रिटायर्ड हो गए। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या होता है? तो आतंकवाद को कंट्रोल करने का काम करती है ये। बाकी जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनी है, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और अशोक कुमार ये टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने। प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने। अच्छा बताइए, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अब इस योजना में क्या होगा? तो इसमें राज्य के नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, और पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। और जो भी लोग
इस वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायु दूत एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो, अभी हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी, छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की और हरियाणा ने संजीवनी परियोजना शुरू की थी। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक, उनका नाम है। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। एक्चुअली में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 स्कीम को शुरू किया था। तीनों नाम सुनो, लक्ष्मी भंडार परियोजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और ये दुआरे राशन योजना। तीनों मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लक्ष्मी भंडार योजना है ना, इसमें गरीब परिवार की महिलाओं को मासिक भत्ता मिलेगा। अगर वो महिला सामान्य वर्ग से है तो 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। अगर वो महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों से है तो उन्हें 1000 रुपये हर महीने भत्ता मिलेगा। बाकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का कम ब्याज में लोन दिया जाएगा और जो ब्याज लगेगा वो 4% का लगेगा केवल। और दुआरे राशन की बात करेंगे तो इसमें 1.5 करोड़ परिवारों को घर के पास महीने के राशन की मुफ्त डिलीवरी दी जाएगी। और मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका, अल्पन बंदोपाध्याय, जिनका कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और इन तीनों योजनाओं का कार्यभार इनके ऊपर सौंपा गया है कि आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और बंदोपाध्याय से कंफ्यूज मत होना, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था बीमन बंदोपाध्याय का नाम, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। अभी राजस्थान ने चिरंजीवी योजना को शुरू किया और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इसको शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने। देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री फिर से बन गई ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के तहत दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह आकांक्षा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया। एक्चुअली में प्राकृतिक आपदाओं में या जैसे कि अभी कोरोना के समय जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इन्होंने जो योगदान दिया है उससे ही इस साल 175 करोड़ रुपए की दान राशि मिल गई है। तो अब इस आकांक्षा पोर्टल के थ्रू जो दानदाता है वो जान पाएंगे कि उनकी राशि को कैसे उपयोग में लिया जा रहा है और इससे दूसरी कंपनियों को दान करने की प्रेरणा भी मिलेगी और इस पोर्टल के थ्रू भी अब निजी कंपनियां दान राशि जमा करा सकती है। तो ये है आकांक्षा पोर्टल जिसको लॉन्च किया कर्नाटक ने। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री और वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। मध्य प्रदेश ने अभी हमने पढ़ा था अंकुर योजना को शुरू किया। पश्चिम बंगाल ने दुआरे राशन, लक्ष्मी भंडार योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया था। और याद रखना, पंजाब ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य है गाँव में 100% वैक्सीनेशन करना। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला। फिर बताइए, हाल ही में किसने सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और यहाँ पे सेहत का मतलब हो गया सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। OPD मतलब हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज है और उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है और इसको CDAC ने तैयार किया। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे बनाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा CDAC ने ही ई संजीवनी OPD को भी बनाया था और वो भी टेलीमेडिसिन ही प्रोवाइड करता है। टेलीमेडिसिन मतलब क्या हो गया? फोन के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने SASCM योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज। तो ये योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए है जिन्होंने महामारी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया। इसमें पत्नी या पति या फिर परिवार के सबसे बड़े सदस्य को 1000 रुपए पर मंथ की नगद सहायता दी जाएगी और स्कूल जाने वाले छात्रों को 20,000 रुपए हर साल की छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे, स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे। बाकी अभी हरियाणा ने भी संजीवनी परियोजना को शुरू किया था और राजस्थान ने चिरंजीवी योजना को शुरू किया और मणिपुर ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। देखो, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल होंगी,
जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है और श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को निगरानी स्तर पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के रियल टाइम के स्वास्थ्य डेटा और जानकारी प्राप्त करने के लिए डेवलप किया गया है। तो इस एप्लीकेशन से रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग बताएगा कि उनकी स्थिति नॉर्मल है या वो सीरियस है। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए, गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे PV संजय कुमार, उनका नाम है। और अभी मणिपुर ने ही मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जबकि कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया और झारखंड ने अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया था। बताइए अभी किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने इस स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किचन में नयापन लाना, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना, ताकि वो महिलाएं जो किचन में काम करती है उनका काम आसान हो सके, उनका बर्डन कम हो सके। और इसके लिए महिलाओं को कम ब्याज पर लोन भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी किचन पे नयापन ला सकें, अपनी किचन को सुसज्जित कर सकें। देखो, केरल के अभी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए कौन? पिनाराई विजयन। और अगर आपसे पूछा जाए पहला जेंडर पार्क ये बनेगा कहाँ पे? केरल में बनेगा। जबकि पहला फायर पार्क बनेगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। बाकी राजस्थान से याद आगो, अभी राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये में खाना मिलेगा। इसको अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। अभी हरियाणा ने अटल कैंटीन शुरू किए थे, जिसमें 10 रुपये में खाना दिया जाएगा। और महाराष्ट्र ने इसी तरह से शिव भोजन थाली को शुरू किया था, 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल ने भी माँ की रसोई योजना की घोषणा की थी, जिसमें 5 रुपये में खाना मिलेगा। अच्छा बताइए अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए ही ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें होगा कि इसमें ऐसे बच्चों को हर महीने 3500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि वित्तीय सहायता बोल सकते हैं आप। इसके अलावा बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर दिए जाएंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और बालिकाओं को उनकी शादी के दौरान 50,000 रुपये और 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। अभी असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी हरियाणा ने भी संजीवनी परियोजना शुरू की थी, राजस्थान ने चिरंजीवी योजना और मध्य प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की थी। फिर बताइए अभी किस मंत्रालय ने युवा योजना को शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा योजना को शुरू किया है। तो इसमें 30 साल से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा का मतलब हो गया यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। इन्हें आपको याद होगा इस साल का इंटरनेशनल इन्वेंसिबल गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा कुछ समय पहले कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान साहित्य गौरव सम्मान इनको मिला था। अभी पंचायती राज मंत्रालय ने भी स्वामित्व योजना को शुरू किया था, आपको याद होगा। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ 2021 के लिए किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो क्या होगा आंसर? तो याद रखना तबिलिसी की राजधानी जॉर्जिया को। और वैसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। फिर बताइए हाल ही में किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वर। तो अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने अमेरिकन सोसाइटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं शिंडलर पुरस्कार ये जीता है। आपको बता दूं कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक डॉक्टर शिंडलर के नाम पर नामित इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, डॉक्टर डी नागेश्वर। तो इनका नाम तो याद होना ही चाहिए। बाकी सुरेश मुकुंद की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाले भी ये पहले भारतीय बने थे। और इस अवार्ड को तो हम
ऑस्कर ऑफ डांस कहते हैं। बाकी ग्रीन ऑस्कर भी आपको याद रखना है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं और 2021 का जीता था नुक्लू फॉर्म ने अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नुक्लू फॉर्म ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय बने इस पुरस्कार को पाने वाले। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन को। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सोशल साइंस की कैटेगरी में अभी प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने बताया ये स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है और उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म के लिए चुना गया है। अमर्त्य सेन, याद रखना 1998 में तो उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1999 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मान है, वो मिला था। और अमर्त्य सेन से आपको याद होगा 2020 की बात है, हमने पढ़ा था जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए अमर्त्य सेन को चुना था। तब भी इनका नाम न्यूज में था। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करेंगे तो रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और वी के पांडियन FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा CNR राव को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अभी इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। और इस इंटरनेशनल एनी अवार्ड को ही एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो इन्हें मेटल ऑक्साइड कार्बन नैनो ट्यूब पर उनके काम के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड देता कौन है और कब दिया जाता है? तो ऊर्जा स्रोतों यानी कि एनर्जी सोर्सेज के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इतालवी तेल और गैस कंपनी है एनी, वो हर साल ये एनी पुरस्कार देती है और 2020 का दिया गया भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को। ये याद रखना भैया। बाकी अमर्त्य सेन हमने पढ़ा, स्पेन का सर्वोच्च सम्मान मिला इन्हें जिसे कहते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में। डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता इन्होंने। अनामिका का नाम याद रखना, हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन्हें इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरीगाथा के लिए। और अगर आपसे पूछूं अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके उपन्यास व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। बताइए हाल ही में किसे ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वेरामुत्तु को। तो तमिल कवि और गीतकार हैं ये वेरामुत्तु, जिनको अभी प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ONV पुरस्कार दिवंगत कवि ONV कुरुप की याद में देश भर के साहित्यकारों, कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी गैर केरल सेलिब्रिटी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या नाम है? वेरामुत्तु, तमिल कवि और गीतकार है ये। बाकी वलेरिया लुसेली ये मैक्सिकन लेखिका है और अभी इन्होंने अपने उपन्यास जिसका नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता। और शाची NM ये केरल से हैं जिनको ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। और आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई आंसर कर देना। फिर बताइए हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो आंसर होगा आश्रिता V ओलेटी। तो अभी भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी ने वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल से देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। तो स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता V ओलेटी ये भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला है। और आश्रिता V ओलेटी इनका पूरा नाम है, ये कर्नाटक से है। भावना कांत का नाम आपको याद होगा, 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड था उसमें भाग लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी।
शिवांगी सिंह का नाम याद होगा, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। और आयशा अजीज का नाम याद होगा, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। ये उम्र इनकी 25 साल है और ये कश्मीर से है। पहली महिलाओं में एक और नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल नेम है ये, मार्था कूम का, क्योंकि केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये नाम भी याद रखो। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में लुप्त प्राय अफ्रीका फूल वाला पौधा पहली बार किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो आंसर होगा मिजोरम में। तो इस पौधे का नाम है डिडिमोकार्पस विकीफंकिया। तो अफ्रीका के पौधे की एक ये नई प्रजाति है जिसे अभी भारत में पहली बार मिजोरम में खोजा गया है। और ये पौधा एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में है और इसे खोजा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने। कहाँ पे मिला? मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। फिर बताइए, हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए? तो आंसर होगा संजय दत्त। मतलब संजय दत्त के पहले कोई भी ऐसा भारतीय एक्टर नहीं है जिसको ये यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला हो। अब ये गोल्डन वीजा फैसिलिटी क्या है? तो ये गोल्डन वीजा फैसिलिटी उनको मिलती है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहने का मतलब, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, तो उस केस में यूनाइटेड अरब अमीरात आपको गोल्डन वीजा देगी। गोल्डन वीजा एक तरह से लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल वीजा है, मतलब आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये गोल्डन वीजा है तो आप 10 सालों तक यूनाइटेड अरब अमीरात में आराम से रह सकते हैं और आपको यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से लोन फैसिलिटीज भी मिलेंगी और भी ऐसी कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो वहां के नागरिकों को मिलती है। तो देखो, यहाँ से एक पॉइंट तो ये संजय दत्त का नाम याद रखना है और दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि ये गोल्डन वीजा कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है GI टैग कितने सालों के लिए होता है, तो 10 सालों के लिए वो भी होता है, जबकि पेटेंट होता है 20 सालों के लिए। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर बताइए, हाल ही में किसने महिला श्रेणी में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा तसांग यिंग हंग ने। तो हांगकांग की पर्वतारोही है ये तसांग यिन हंग और ये अभी 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और इतने कम समय में एक महिला के द्वारा ये दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? फुंजो झांगमू लामा का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 2018 में चढ़ी थी। 39 आवर 6 मिनट का समय लिया था उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में और ये तो लगभग 25-26 घंटे में चढ़ गई। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। अब ध्यान से सुनना, ये तो महिलाओं में रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने सबसे तेज चढ़ने का, लेकिन अगर पुरुषों में बात करेंगे तो पुरुषों में नेपाली पर्वतारोही हैं जिनका नाम है पेम्बा दोरजी। पुरुषों में रिकॉर्ड उनके नाम है। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे 8 घंटे 10 मिनट के रिकॉर्ड समय में। ठीक है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी ताशी यांगजोम का नाम याद होगा, ये 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला है। अरुणाचल प्रदेश से है ये। कामिरीता शेरपा का नाम आपने जरूर सुना होगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़कर के रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। वहीं महिलाओं के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाली महिला कौन सी है, तो लाखपा शेरपा उनका नाम है। 9 बार चढ़ी है ये। बलजीत कौर की बात करेंगे तो माउंट पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश की है। अभी कुछ और नाम मैं आपको बताऊं तो मिंगमा तेंजी शेरपा का नाम याद रखो, नेपाली पर्वतारोही है ये। अभी मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। जबकि महिलाओं में बात करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है ये अंशु जनसेनपा के नाम है, जो कि भारतीय हैं। मतलब 118 घंटे और 15 मिनट का समय लेकर के वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। बाकी विराट चंद्रा नाम हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही। हैदराबाद के हैं, उम्र 7 साल है। और अभी माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो आपको मिलेगी तंजानिया देश में, उसको फतेह करने वाले ये सबसे युवा भारतीय बने। प्रियंका मोहिता का नाम आपने सुना होगा, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में मिलेगी। और 2 नाम और बताता हूं मैं आपको हमेशा। एक तो बछेंद्री पाल का नाम है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला। और एक अरुणिमा सिन्हा का नाम है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग है ये।
तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करा दिए। जितने भी अभी तक इससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, उसके अलावा जो भी स्टैटिक आपके बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी एक नाम और रह गया, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले फतेह करने वाले, सबसे पहले चढ़ने वाले थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा का नाम था तेंजिंग नॉर्गे। वो चढ़े थे कब? 29 मई 1953 में, इसीलिए 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाते। बताइए भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बोध गया। रिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है? लेटे हुए। आपने भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा जरूर देखी होगी, और अभी तो ये बन रही है जिसमें भगवान बुद्ध इस मुद्रा में लेटे रहते हैं। और ये जो मुद्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे तो उससे पहले वो इसी मुद्रा में लेटे हुए थे। और ये मुद्रा उनके परिनिर्वाण को दिखाती है, जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में समा जाना, उस पोजीशन को दिखाती है। और इस प्रतिमा को बोध गया में अब स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको बताया था भी कर्नाटक के उडुपी जिले में भी बुद्ध की एक लघु मूर्ति मिली थी। और भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो सेलेक्ट करके कुछ लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। और किस नदी के तट पर? तो निरपना तट पर। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में निरपना तट पर हुई थी। और महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ होता है? ये तो आप जानते ही हो, लुम्बिनी नेपाल में। अच्छा, सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और धम्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? तो सारनाथ वाराणसी में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसी को धम्म चक्र कहते हैं। और महापरिनिर्वाण की जो घटना है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति आप कह दीजिए, निधन कह दीजिए, ये कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर में तो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बन रही है, और अभी कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? बता चुका हूँ मैं, स्तूप कहते हैं। और बौद्ध धर्म ये किन दो भागों में बट गया? तो महायान और हीनयान। अच्छा, फिल मिकेल्सन, बताइए ये किस खेल में एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा गोल्फ। ये 50 साल की उनकी उम्र है। ये अमेरिकी गोल्फ प्लेयर है, फिल मिकेल्सन इनका नाम है। और अभी 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। और वैसे ये उनका 6वां बड़ा खिताब है। फिल मिकेल्सन गोल्फ प्लेयर है। बताइए टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? तो आंसर होगा अशोक कुमार। तो अशोक कुमार ये टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो अधिकारियों की सूची जारी की उसमें इनका नाम है। और इस तरह से अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आश्रिता वी ओलेटी, ये हमारे देश की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी। अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। और गौरीअम्मा केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ैन स्विट्जरलैंड में, जिसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। फिर बताइए हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आपको पता है 2021 में जो आईपीएल था वो इसका 14वां संस्करण था, जो कि भारत में चल रहा था। लेकिन कोविड-19 के कारण काफ़ी स्थिति खराब हो गई और आईपीएल को बीच में हमें रोकना पड़ा। और अब बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल 2021 के जो बचे हुए मैचेस हैं वो हम कराएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। सितंबर से ये शुरू हो सकते हैं। और आपको याद होगा 2020 में जो आईपीएल का था वो 13वां संस्करण था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुआ था, जिसको जीता था मुंबई इंडियंस ने। और उसका टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11। 2021 का ये 14वां संस्करण है और इसका टाइटल स्पॉन्सर है वीवो। और ये आईपीएल आपके शुरू हुए थे, यानी कि पहला आईपीएल हुआ था आपका 2008 में, जिसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे, फिर से सुनो कुछ पॉइंट्स। जैसे कि आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, तो आंसर होगा विराट कोहली। अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन? क्रिस गेल, पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। एक संजू सैमसन का नाम सुना होगा आपने,
अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने ये। देखो बीसीसीआई की बात हुई है ना, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और स्थापना 1928 में हुई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष तो सबको पता है कौन है, सौरव गांगुली हैं, और इसके सचिव हैं जय शाह। और बाकी इसके उपाध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। फिर बताइए किसने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये नोवाक जोकोविच, और अभी इन्होंने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हरा करके बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया। ये खुद सर्बिया के ही टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ही इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता था, जबकि वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका ने, वो जापान की प्लेयर है। राफेल नडाल ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। पहले तो याद रखो ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इनको कहा जाता है। अभी इटालियन ओपन 2021 इन्होंने जीता था, और 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल इन्होंने जीता। अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला इन्हें। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करेंगे तो जर्मन के ये टेनिस प्लेयर हैं, और मैड्रिड ओपन 2021 में मेन सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने, जबकि वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एरिना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। रॉजर फेडरर ये स्विस प्लेयर है। फिर बताइए 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम की बुक के लेखक कौन है? आदित्य गुप्ता। ये दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और पर्वतारोही भी है, आदित्य गुप्ता। और इस बुक का पूरा नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। और इस बुक में इन्होंने बताया कि जब 2019 में जब वो 50 साल के थे तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो उनका अनुभव कैसा रहा वो सब इस बुक में बताया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इस बुक को बेचने से जो भी पैसे आएंगे वो कोविड-19 राहत के लिए वो डोनेट करेंगे एनजीओ को। 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है बेसिकली उन्होंने। बाकी अवतार सिंह भसीन नेहरू तिब्बत और चीन नाम की बुक को लिखा। और शिव शंकर मेनन की बात करेंगे तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की बुक को लिखा। और शरद पगारे 31वां व्यास सम्मान मिला इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक शरण कुमार लिम्बाले का नाम भी याद रखो, 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनके उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए द वेरी हंगरी कैटरपिलर नाम की बुक को किसने लिखा? एरिक कार्ले ने। तो बच्चों की लोकप्रिय किताब है ये द वेरी हंगरी कैटरपिलर, जिसके लेखक हैं एरिक कार्ले। लेकिन अभी इनका निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में। ये जो किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। पहली बार 1969 में इसे प्रकाशित किया गया था और अब तक 70 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। बाकी कल की कोचलिन ये एक्ट्रेस है, एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। बाकी प्रीत मोहन सिंह सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नाम की बुक को लिखा। और शकूर राथेर लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम रही एक्सेस एंड हंगर। और आपको याद होगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 94 थी। और सबसे अधिक भूखमरी वाला देश बताया गया था इसमें चाड को, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है चाड। वैसे 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। और 28 मई को ही एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का आप याद रखो, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में, लंदन में है। और इसे 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, वैसे 28 मई को एको डे मनाया जाता है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में। और इसकी क्या थीम थी? एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 मई को। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 मई 1953 के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा कहते हैं।
वैसे 29 मई को हम विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम थी ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पेंडेमिक। फिर बताइए, अभी एचडीएफसी बैंक ने किस शहर में मोबाइल एटीएम लगाए हैं? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम लगाए हैं। मोबाइल एटीएम यानी कि चलता फिरता एटीएम, एक वैन होगी और उसमें एटीएम होगा। और बैंक के अनुसार बेंगलुरु 25वां शहर है जहां पर उन्होंने ये मोबाइल एटीएम लगाए हैं। एटीएम मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एचडीएफसी बैंक, अच्छा एचडीएफसी का मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा बताइए, अभी एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब जो एनआरआई है वो ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ऐसी सुविधा देने वाला पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इसी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ईवा नाम से एक बचत खाता भी लॉन्च किया था और इसमें महिलाओं को उनकी सेविंग पर 7% का ब्याज मिलेगा, ऐसा भी बोला गया था। और इसके लिए उन्होंने स्मृति मंधाना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी न्यूज़ में था। इसने भी महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था जिसका नाम रखा था गरिमा। जबकि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर का एक फीचर शुरू किया था। इसमें बोला गया था कि जो भी कस्टमर है वो अपना जो सेविंग अकाउंट है उसका जो अकाउंट नंबर होता है ना, उसके लास्ट 10 डिजिट को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आप नंबर रखना चाहें। और आपको याद होगा अभी आरबीआई ने श्यामल गोपीनाथ कमेटी बनाई थी और इसका काम क्या था? जैसे कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आप आवेदन कीजिए और उस आवेदन की समीक्षा करेगी ये कमेटी। देखो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जिसकी स्थापना होती है 2016 में और इसके एमडी सीईओ वासुदेवन पीएन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा बलबीर सिंह सीनियर। तो ये जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है ये आपको मिलेगा पंजाब में। अभी पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा है। मतलब अब इस स्टेडियम को ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं कि पंजाब सरकार ने अभी राज्य के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों के लिए इन्हीं के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना को भी शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, बलबीर सिंह की ऑटोबायोग्राफी भी है, उसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक। और देखो, हॉकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। एक तो ये देखो, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये उड़ीसा के राउरकेला में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है ना, इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रख दिया गया। और यहीं पे 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, उड़ीसा में होंगे, दो जगह पे होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और देखो, हॉकी से संबंधित 2-3 ट्रॉफियां हैं जो कई बार अक्सर एग्जाम में रिपीट होती, जैसे कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। एक रंगा स्वामी ट्रॉफी भी याद रखो, मेजर ध्यानचंद कप हो गया, इन सब का संबंध है हॉकी से। चलो एक प्रश्न आप मुझे बता दो, 2020 में किस हॉकी प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? ये रहा प्रश्न आपके लिए, आप बताओ अब। बाकी अरुण जेटली, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पे रखा था। बाकी एम चिन्नास्वामी की बात करेंगे तो कर्नाटक के बेंगलुरु में आपको मिलेगा एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। और इनका नाम मैंने ऑप्शन में क्यों रखा? क्योंकि ये सोलर पैनल से संचालित दुनिया का पहला स्टेडियम है, तो इसे भी आप ध्यान रखें जब स्टेडियम की बात ही चल रही है। तो एक आपको बताए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहते थे, लेकिन अभी इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना। बताइए, अभी हाल ही में आईबीएफ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आईबीएम मतलब क्या होता है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो ब्रॉडकास्टर्स की शीर्ष निकाय है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसका भी नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना।
फिर बताइए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाले देशों के मामले में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। मतलब वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत में कितना एफडीआई आया? तो याद रखना 81.72 बिलियन डॉलर, जो पिछले बार के मुकाबले 10% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किस देश से आया? तो सिंगापुर से आया। सेकंड नंबर पे यूएसए। और अगर प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी निवेश ये किस राज्य में आया? तो गुजरात में आया। सबसे ज्यादा तो किस देश से आया? सिंगापुर से। और कहां पे आया सबसे ज्यादा भारत में? गुजरात में। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये? तो जब विदेश से कोई पैसा हमारे यहाँ पे आता है और यहाँ किसी भारतीय कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का इन्वेस्ट करता है तो उसे एफडीआई कहा जाता है। और एफडीआई से आपको याद होगा इस साल का जो बजट आया था 2021 में, उसमें बताया गया था कि एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया गया था। तो ये याद रखना। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस के मामले में टॉप देश कौन सा है? तो भारत है। रेमिटेंस मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे कि आप विदेश में चल गए कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, और वहां से अपने परिवारों को पैसा भेज रहे हो कमा कमा करके, तो वो जो पैसा आ रहा है उसे रेमिटेंस कहा जाता है। और उसी रेमिटेंस के मामले में टॉप पे भारत है, सेकंड पे चाइना है। और इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये भी ध्यान रखना। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं लाइक का। 5000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। क्या आपको लगता है इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जो मेहनत इस वीडियो में की गई है, क्या उसे 5000 लाइक्स मिलने चाहिए? या आप लोग तय करेंगे। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना है। शेयर करोगे तभी तो लोग लाइक करेंगे, शेयर नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? तो अपने एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना है। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट, जिसका नाम है वाइपर, उसको भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा नासा ने। वाइपर ये एक मोबाइल रोबोट है और ये भेजेगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। कब भेजेगी? 2023 में। कहां पे? चंद्रमा पर। और इसको भेजने का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर बर्फ और अन्य संसाधन हैं, उनका पता लगाने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा नासा। आपको याद है नासा 2024 में मिशन आर्टेमिस के थ्रू एक अश्वेत पुरुष और एक महिला को चंद्रमा पर भेज रहा है। तो ये जो वाइपर है ये इस आर्टेमिस मिशन का ही पार्ट है। अच्छा, भारत का कोई चंद्र मिशन है क्या? देखो, भारत ने अपना चंद्रयान 1 भेजा था 2008 में। किस रॉकेट के थ्रू भेजा था? PSLV C11 के थ्रू भेजा था। और अभी 2019 में चंद्रयान 2 भेजा है GSLV Mark 3 के थ्रू। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये जो लैंडर था ना विक्रम, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। अच्छा, नासा की बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और अभी इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है। ये 14वें नंबर के बने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने 2023 में UNFCCC के कोप 28 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अबू धाबी ने। तो कोप 28 इसकी मेजबानी करने की घोषणा की, ये याद रखो, अभी किसने? अबू धाबी ने। और आपको याद होगा अभी 2019 में जो कोप 25 हुआ था वो कहां पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। और इस साल जो नवंबर 2021 में होगा वो कोप 26 होगा, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। और अब 2023 में कोप 28 की मेजबानी करने की घोषणा कर दी अबू धाबी ने। अब बच गया बीच का कोप 27। अब आप कहोगे ये कहां पे होगा, तो अभी ये फिक्स नहीं है। बाकी UNFCCC की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 197। और ये जितने भी मेंबर है ना वो आपस में मिलकर के मीटिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं कोप। कोप मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा, कोप 1 कब हुआ होगा? कोप 1 हुआ था 1995 में, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में।
और क्या भारत ने भी कभी इसकी मेजबानी की है? तो आंसर होगा यस। कब? 2002 में, जब कोप 8 हुआ था। कहां पे? दिल्ली में। और मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा कोप 13 के बारे में, जो कि गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। लेकिन उसका जो संबंध था वो क्लाइमेट चेंज से नहीं था, उसका संबंध प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। और जिसका शुभंकर क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। याद आया आपको? 2020 में हुआ था कोप 13। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने पूछा था किस राज्य का स्टेट बर्ड है, तो राजस्थान का है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, युआन लॉन्गपिंज जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक माना जाता है, ये किस देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे? तो आंसर होगा चाइना। तो चीनी कृषि वैज्ञानिक थे ये युआन लॉन्गपिंज, जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक माना जाता है, जिनका भी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1970 के दशक में पहली संकर चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए जाना जाता था। और बता दूं आपको कि 2004 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। और विश्व खाद्य पुरस्कार से आपको याद आना चाहिए। चलो आप ही बता दो, 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर क्या होगा? शकुंतला थिल्स्टेड को मिला है। कुछ और भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि नाम मैं बताऊं, अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 के लिए मिला है शाजी NM को। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है सुष्मिता लेंका को। तो ये वो सब इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होने चाहिए। बताइए, अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेश बंसल। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया का नाम याद रखो, अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। RM सुंदरम की बात करेंगे तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर बने। और T रविशंकर RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने ये, क्योंकि इनसे पहले BP कानून को रिटायर्ड हो गए थे तो उनकी जगह ही आए थे। फिर बताइए, फार्म इजी ऑनलाइन फार्मेसी है, ये किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी, उसे एक्वायर करेगी? तो आंसर होगा मेड लाइफ। तो मुंबई बेस्ड फार्म इजी ने घोषणा की है कि वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी है मेड लाइफ, उसका अधिग्रहण करेगी और उसके बाद ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन जाएगी। तो गाइज लीजिए, इसी वीकली करंट अफेयर्स के साथ और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, ये सेशन अच्छा लगा है, तो सबसे पहले इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, जहां पर भी, तो प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार उनके साथ शेयर जरूर करना है। और टारगेट जरूर याद रखिएगा इस वीडियो का, 5000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं।